हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ मेटलर्जी। इससे पहले मेटलर्जी पे 3 वीडियो बन चुके हैं, आप उनको भी देख लीजिए, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 4 पे आइएगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जी का सेकंड स्टेप, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसका दूसरा नाम भी है बेनिफिकेशन ऑफ ओर। आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर बेनिफिकेशन ऑफ ओर। फर्स्ट स्टेप हमने वीडियो नंबर 3 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर। जो भी ओर हम अर्थ क्रश से निकालते हैं, तो सबसे पहला काम हम उसमें करते हैं कि उस ओर को क्रश करते हैं या ग्राइंड करते हैं। क्रश या ग्राइंड, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड स्टेप, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफिकेशन ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग आप फर्स्ट वीडियो से देख लीजिए, मतलब थर्ड वीडियो से देख लीजिए, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफिकेशन ऑफ ओर। देखिए इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर इसको हम कहें बेनिफिकेशन ऑफ ओर, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो ओर हमें फर्स्ट स्टेप के बाद मिली है, यानी कि पाउडर फॉर्म में, इस वाले स्टेप से हमें जो ओर मिलती है वो हमारी पाउडर फॉर्म में होती है। अब पाउडर फॉर्म में है तो उसमें ओर में हमारा जो मेटल है जिसे हम प्योरीफाई करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को हमें उस ओर से अलग करना है, इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये चीज़ हमारी डिपेंड करेगी कि हमारी जो ओर है उसमें इम्प्योरिटीज किस किस टाइप की हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के इम्प्योरिटीज के लिए अलग अलग टाइप के आपके प्रोसेस होंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2 ऑफ मेटलर्जी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर इसको हम कह सकते हैं बेनिफिकेशन ऑफ ओर। Based on type of impurities, several methods are used to concentrate the ore. सीधा सीधा मतलब है कि आपके impurities के टाइप के बेस पर हम अलग अलग मेथड को इस्तेमाल करते हैं ओर को कंसंट्रेट करने के लिए। सबसे पहला मेथड है आपका मैनुअल या हैंड पिकिंग प्रोसेस। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये एक मैनुअल प्रोसेस है जिसमें हम हाथ से, अपने हाथों से ही अपनी ओर को कंसंट्रेट कर देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं ओर को कंसंट्रेट करने के लिए। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं उनका साइज काफ़ी बड़ा होगा, ताकि हम उनको हाथ से उठा के अलग कर सकें, या अपने हाथ की हेल्प से, कपड़े से या किसी ब्रश से अपने मेटल को साफ कर सकें। तो ऐसे ओर्स जिसमें इम्प्योरिटीज का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो, उन ओर्स को हम प्योरीफाई करते हैं या कंसंट्रेट करते हैं। किस प्रोसेस से? मैनुअल या हैंड पिकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, वो है आपका ग्रेविटी सेपरेशन। ये तो था सिंपल सा मैनुअल और हैंड पिकिंग प्रोसेस। अब जो नंबर 2 है आपका, वो है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं। तो ये है आपका ग्रेविटी या ग्रेविटी सेपरेशन, इसको बोल सकते हैं सेपरेशन, या इसका दूसरा नाम है लेविगेशन। ये वर्ड ध्यान रखना, याद रखना, इसको नया वर्ड है आपके लिए, लेविगेशन। ये दूसरा नाम है किसका? ग्रेविटी सेपरेशन का। एंड इस प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये दोनों प्रोसेस, देखिए स्टेप नंबर 2 में 2 प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, पहली ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरी हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये दोनों एक साथ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ही प्रोसेस में जो हमारी इम्प्योरिटी है उसका एक ही टाइप होगा, मीन्स एक ही टाइप की इम्प्योरिटीज इन दोनों प्रोसेस से हम
अलग कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए आपकी ओर है, उसमें इम्प्योरिटी है कुछ। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ओर में जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमारे पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर कंकर जिन्हें वो कहते हैं। फर्स्ट स्टेप करने के बाद यानी कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने के बाद हमारी ओर में कुछ भारी चीज़ें रह गई जिनको हमने इम्प्योरिटीज कहा। अब उनको साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग, इन दोनों में से एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब देखिए ये होता क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है और हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने कभी गेहूं को साफ करने की प्रोसेस को देखा है? कभी गांव गए हो या टीवी पे देखा होगा कि क्या होता है, बड़े से बर्तन में हम पहले गेहूं को भर लेते हैं। गेहूं मीन्स जब हम उसको क्रश करके या फिर प्योर करने के लिए जब हम उसको बड़े से बर्तन में भरते हैं तो उसमें गेहूं के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, गेहूं को उस बर्तन में भरने के बाद किसी हाइट पे ले जाके मीन्स अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर करके ऊपर से गेहूं को धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। तो गिराते समय क्या होता है, गेहूं तो आपका जमीन पे गिरता रहता है, लेकिन उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज और उनका वेट गेहूं के पार्टिकल से थोड़ा कम होता है, जिसके कारण गेहूं तो नीचे गिर जाता है लेकिन वो पार्टिकल्स हवा के साथ साथ उड़ते उड़ के अलग हो जाते हैं, उड़ के अलग चले जाते हैं। उससे क्या होता है, गेहूं आपका धीरे धीरे साफ होने लगता है। तो इस प्रोसेस में आप ध्यान दीजिए, जो गेहूं का पार्टिकल है उसका वेट डस्ट पार्टिकल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ग्रेविटी सेपरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ग्रेविटी की हेल्प से हम ओर को प्योरीफाई कर रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है हम मेटेलिक ओर के लिए भी लगा सकते हैं। मान लीजिए स्टेप 1 से हमारी मेटेलिक ओर हमें मिली है पाउडर फॉर्म में, उसको हम किसी बर्तन में भर के किसी हाइट पे ले गए और हाइट पे ले जाके ऊपर से नीचे गिराने लगे धीरे धीरे। तो आपका जो मेटल है जिसका वेट ज़्यादा है वो तो ज़मीन पे गिरेगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनका वेट हल्का है वो हवा से अलग होते जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें दूसरा है वर्ड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो ग्रेविटी सेपरेशन की जो प्रॉपर्टी है कि एक का वेट ज़्यादा हो दूसरे का वेट कम हो, वही प्रॉपर्टी आपकी हाइड्रोलिक वॉशिंग पे भी काम करेगी। मान लीजिए कहीं पे तेज बहाव का पानी बह रहा है, ठीक है, आपने उसमें अपनी ओर डाल दी, तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे सतह पे बैठ जाएंगे, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स की तरह हल्के हैं वो धीरे धीरे पानी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम उस ओर को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा तरीका है वो हो गया आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है, पहली चीज आप लिख लीजिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटेलिक ओर एंड गैंग्यू पार्टिकल्स। जो आपके मेटेलिक ओर है वो और जो गैंग्यू पार्टिकल्स हैं, गैंग्यू क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग्यू। ठीक है, तो मेटेलिक ओर और गैंग्यू पार्टिकल्स के बीच का स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंस, इस पे बेस्ड ये वाला मेथड हमारा होता है। तो इस पे बेस्ड जितने भी ओर्स हैं उन सबको हम ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड से प्योरीफाई या कंसंट्रेट कर सकते हैं। सेकंड चीज आप इसमें लिख लीजिए, ओर पार्टिकल्स आर हैवियर देन गैंग्यू पार्टिकल्स। ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल, ओर पार्टिकल्स हमारे जब भारी होंगे उसी के बाद ही हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो तो गैंग्यू पार्टिकल्स के साथ बह जाएंगे पानी में या फिर हवा में उड़ जाएंगे। और पार्टिकल्स को हमें हमारे और पार्टिकल्स को भारी होना पड़ेगा अगर हम ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं तो। ठीक है, अब तीसरी चीज इसमें लिख लीजिए एग्जांपल्स। तो जो गोल्ड और सिल्वर की ओर हैं इनको प्योरीफाई करने के लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड ग्रेविटी सेपरेशन में बस इतना ही। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, प्रोसेस नंबर 3। अब प्रोसेस नंबर 3 जो है वो भी किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस होगा, जैसे कि इसमें आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बेस था कि आपकी मेटेलिक ओर की जो वेट है वो ज़्यादा होनी चाहिए गैंग्यू पार्टिकल से, तभी आप ये प्रोसेस अपना सकते हैं। एग्जाम्पल में गोल्ड और सिल्वर के लिए ये वाला प्रोसेस हम करते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपका जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में सबसे पहली चीज आप इस डायग्राम को याद कर लीजिए, ध्यान से देखिए कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। दो रोलर हैं जिनमें से एक रोलर आपका मैग्नेटिक रोलर होगा और दूसरा नॉन मैग्नेटिक, यानी ये सिंपल रोलर यहाँ पे लगा होगा और दूसरी तरफ मैग्नेटिक रोलर लगा होगा। और ये दोनों रोलर
एक लेदर की बेल्ट से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये बेल्ट हेल्प करेगी दोनों रोलर्स को एक साथ मूव करने के लिए। और तीसरी चीज, यहाँ पे एक फनल लगा होगा ऊपर की साइड में, फनल में आप अपनी ओर डालेंगे। ये क्या है आपका, ये है ओर, जो हमें मिली है फर्स्ट स्टेप से हमारे, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में हमको जो ओर फर्स्ट स्टेप से मिल चुकी है उसको हम फनल के अंदर डालेंगे। जैसे ही फनल में आप डालेंगे वो बेल्ट के ऊपर आएगा और बेल्ट आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि इस तरफ जा रही है, उसके बाद वापस राइट हैंड साइड में जा रही है। तो जैसे ही ओर आपकी बेल्ट के ऊपर गिरता है तो ओर आपका बेल्ट के साथ मूव करेगा आगे की साइड और मैग्नेटिक रोलर के पास आ जाएगा। तो मैग्नेटिक रोलर के पास आते ही जो पार्टिकल्स आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो तो रोलर के साथ चिपकते हुए नीचे की साइड आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ से बेल्ट इस रोलर से अलग होगी वो पार्टिकल्स मैग्नेट से अलग हो जाएंगे और सीधे नीचे आपके रखे हुए बीकर में आके गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल्स आएंगे वो होंगे हमारे ऐसे पार्टिकल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं मैग्नेट के साथ। तो एक फनल के अंदर आपके मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ गए, और जो पार्टिकल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं वो यहाँ से देखिए बेल्ट के ऊपर जब गिरते ही है और तो वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो लास्ट पॉइंट पे आते आते उन पार्टिकल्स पे कुछ ना कुछ स्पीड आ जाती है। जैसे ही वो रोलर को छोड़ते हैं उस स्पीड के कारण थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीधा यहाँ पे जो फनल रखा हुआ है उसके अंदर आके गिर जाते हैं। ये पार्टिकल मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे थे इसीलिए रोलर से नहीं चिपके और सीधा आके हमारे आगे वाले फनल के अंदर आके गिर गए या बीकर के अंदर आके गिर गए। इसमें कौन से पार्टिकल्स आ गए हमारे, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, इस वाले बीकर में मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो यहाँ से क्या समझ में आया हमको, जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है ये मेथड उन ओर्स के लिए एप्लीकेबल है जिनमें जिनमें जो पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे। ठीक है, जो पार्टिकल्स मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं वो एक बीकर में आके गिर जाते हैं, और जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो दूसरे बीकर में आके गिर जाते हैं। इस तरीके से हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स को ओर में से अलग कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा किसके लिए होता है, ऐसे पार्टिकल्स जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखना क्या है, चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लिख लीजिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स विच शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मेथड केवल उन पार्टिकल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो पार्टिकल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल शो करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, ईदर और गैंग्यू एनी वन ऑफ देम इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड हैंस इज सेपरेटेड। हैंस के बाद कॉमा लगा लीजिए, एंड हैंस इज सेपरेटेड। मतलब सीधा सीधा ये हो गया, इधर और गैंग्यू, यानी कि या तो और या गैंग्यू। गैंग्यू क्या होता है हमारा, इम्प्योरिटीज, या तो और या इम्प्योरिटीज, इन दोनों में से कोई एक चीज मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होनी चाहिए, तभी हम ये मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट की जा रही है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, एंड हैंस इज सेपरेटेड। ठीक है, तो केवल 2 पॉइंट्स इसमें लिख लीजिए, डायग्राम बना दीजिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना ही बहुत है। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये आपके सामने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का डायग्राम मैंने बना दिया। अब ध्यान से देखिए इसमें हो क्या रहा है, एक बड़ा कंटेनर है, एक छोटा कंटेनर है। बड़े कंटेनर में मैंने सबसे पहले क्या डाला, और पाइन ऑयल एंड H2O यानी पानी, 3 चीज मैंने इसमें डाली। अपनी ओर जिसे हमें कंसंट्रेट करना है, दूसरा पाइन ऑयल और तीसरा पानी, ये 3 चीज मैंने इसमें डाली। उसके बाद इसमें मैंने एक रोटेटिंग पैडल डाला। ये रोटेटिंग पैडल क्या होता है,
आप सभी लोगों ने देखा होगा घरों में दही चलाती है मम्मी, तो एक लकड़ी का हैंडल डालती है उस दही के अंदर, उसके बाद उसको ऐसे करके रोटेट करती हैं। ठीक है, तो ये वही पैडल है, उसी के टाइप का एक पैडल है जिसको हमने इसमें डाला, उसके बाद इसको रोटेट किया। तो रोटेट करने के बाद क्या होता है, जैसे कि दही में झाग आने लगते हैं, वैसे ही सेम टू सेम यहीं पे होगा। जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे पैडल को, ऊपर की तरफ झाग इकट्ठे होने लगेंगे, जिसे कहते हैं फ्रोथ, हिंदी में कहते हैं झाग। ठीक है, तो वो आपके ऊपर की सतह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या, इस फ्रोथ के अंदर आपकी जो ओर है, नीचे जो मिक्सचर में जो ओर है, वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी हमारे फ्रोथ में। ऐसा क्यों होगा, केवल और ऊपर आके क्यों कलेक्ट हुई, पानी क्यों नहीं गया, ऑयल क्यों नहीं गया? तो इसके पीछे वजह ये है, आपने इसमें डाला है पाइन ऑयल। पाइन ऑयल क्या काम करता है, किसी भी चीज को भीगने से बचाता है, और इसमें हमारा क्या है, ओर। तो जो ओर है उसको वो भीगने से बचाएगा, यानी कि वो वेट नहीं हो पाएगी, गीली नहीं हो पाएगी, और आपकी गीली नहीं हो पाएगी। तो अगर और गीली नहीं हो पा रही है तो वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी, झाग के साथ यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो बगल में यहाँ पे छोटा सा होल होगा, जिसके थ्रू हम उस फ्रोथ को यानी झाग को दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। कुछ टाइम बाद जब वो झाग खत्म हो जाएंगे, तो नीचे सतह पे केवल क्या बचेगी, आपकी ओर। इस तरीके से हम ओर को कंसंट्रेट करते हैं या प्योरीफाई करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि जो पाइन ऑयल है वो आपका केवल ओर को भीगने से बचाएगा, ना कि के इम्प्योरिटीज़ को। इस मिक्सचर में आपकी इम्प्योरिटीज़ भी हैं, जिन्हें हम गैंग्यू कहते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ आपकी पानी में भीग जाएंगी और ओर आपकी पानी में नहीं भीगेगी। तो ओर आपकी ऊपर आ जाएगी और उसको फिर फाइनली हम सेपरेट करके प्योरीफाई कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस। अब इसमें आपको लिखना क्या है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए, इट इज जनरली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। यानी कि जो आपकी सल्फाइड ओर्स हैं, जैसे कि लेड सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, क्यूप्रिक फेरस सल्फाइड, इस टाइप की ओर्स आपकी कंसंट्रेट की जाती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। देखिए, लेड सल्फाइड से आपको क्या मिलेगा, लेड मेटल मिलेगा। मरकरी सल्फाइड से मरकरी मरकरी मिलेगा फाइनली। और क्यूप्रिक फेरस सल्फाइड से यहाँ से आपको आयरन मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की ओर्स आपकी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट की जाती है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रख लीजिए, हमने एक मेथड पढ़ा था ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन। ठीक है, इससे जस्ट पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जो कि फर्स्ट मेथड था हमारा, ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन, जिसमें हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग भी पढ़ा था। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रह गया था, उसको अभी लिख लेना आप लोग। क्या, जैसे कि ये हमारा प्रोसेस आपका सल्फाइड ओर्स के लिए एप्लीकेबल है, केवल सल्फाइड ओर्स के लिए, वैसे ही आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑक्साइड्स ओर के लिए। उसमें लिख लेना आप इसको, मैं बताना भूल गया था, तो इसको आप ग्रेविटी सेपरेशन में लिख लेना ऑक्साइड ओर्स। कौन सी ओर्स प्योरीफाई होती है, कंसंट्रेट होती है हमारी, ऑक्साइड ओर्स। इसको आपको कहाँ लिखना है, ग्रेविटी सेपरेशन वाले मेथड में। ठीक है, इस वाले में मत लिखना। फ्रोथ फ्लोटेशन में केवल सल्फाइड ओर्स होती है और ग्रेविटी सेपरेशन वाले में ऑक्साइड ओर्स। ठीक है, यहाँ पे मत लिखना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखना है, द सेपरेशन ऑफ गैंग्यू फ्रॉम ओर डिपेंड्स अपॉन द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग्यू। वही बात लिखी है हमने जो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था, कि इन दोनों का सेपरेशन किस पे डिपेंड करेगा, वेटिंग प्रॉपर्टी पे, यानी कि गीला हो रहा है या नहीं हो रहा, केवल उसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल काम कर रहा है वो हमारा काम कर रहा है वेटिंग प्रॉपर्टी वाला, कि अगर और आपकी वेट हो रही है तो वो सेपरेट नहीं हो पाएगी, अगर वेट नहीं हो रही है तो वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो सेकंड पॉइंट में आप लिख लीजिए, द सेपरेशन ऑफ गैंग्यू फ्रॉम ओर डिपेंड्स अपॉन द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग्यू। तीसरे पॉइंट में आप लिख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कलेक्टर्स। इसमें जो पाइन ऑयल है हमारा, वो एज अ कलेक्टर बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि पाइन ऑयल आपका क्या करेगा,
ओर को गीला होने से बचाएगा। तो ओर को हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पाइन ऑयल आपका हेल्प कर रहा है ओर्स को कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए हमने पाइन ऑयल को क्या नाम दे दिया, कलेक्टर। तो कलेक्टर्स हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइन ऑयल या फिर एसिड को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कलेक्टर फॉर नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। ठीक है, सीधे सीधा वही मतलब है कि जो मिनरल पार्टिकल्स हैं उनको भीगने से बचाता है, जैसे कि हमारी ओर यहाँ पे भीगने से बचाता है क्या, पाइन ऑयल। पाइन ऑयल हमारी ओर को भीगने से बचाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। तो थर्ड वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। चौथा पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स का मतलब होता है जो आपकी फ्रोथ ऊपर बन रही है इसको स्टेबल करना, यानी कि कुछ समय तक इसको यहाँ पे प्रेजेंट रखना। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये फ्रोथ तुरंत बन के तुरंत गायब हो जाएगी तो और आपकी वापस इसी में नीचे गिर जाएगी। इसीलिए हम इस फ्रोथ को थोड़ी देर के लिए स्टेबल करने के लिए इसमें फ्रोथ स्टेबलाइजर्स को डालते हैं। तो कौन कौन से फ्रोथ स्टेबलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्रेसोल, एनिलीन, ये दो आपके मेन फ्रोथ स्टेबलाइजर्स हैं जिसको हम इस मिक्सचर में डालते हैं। तो क्रेसोल और एनिलीन इज यूज्ड टू स्टेबलाइज फ्रोथ। ये चौथा पॉइंट है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। तो टोटल हमने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में 4 पॉइंट्स लिख लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट प्रोसेस की तरफ। तो इस प्रोसेस का नाम है आपका, जो कि है आपकी 5th नंबर की और लास्ट प्रोसेस है, लीचिंग। लीचिंग आपका एक केमिकल मेथड है, ठीक है, इट इज अ केमिकल मेथड। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी आपकी ओर सॉल्युबल होती है किसी सूटेबल सॉल्वेंट में, हम केवल उन्हीं ओर्स के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे जो किसी ना किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, या पानी भी हो सकता है। किसी भी सॉल्वेंट में अगर हमारी ओर सॉल्युबल है उस केस में हम लीचिंग का इस्तेमाल करेंगे, लीचिंग प्रोसेस का। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है कि हमारी ओर सॉल्युबल है किसी सूटेबल सॉल्वेंट में। ये आपका एक केमिकल मेथड है। सबसे बढ़िया एग्जांपल किसी ओर को प्योरीफाई करने का इसमें है बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर में से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कंसंट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीचिंग प्रोसेस। ओके, बॉक्साइट ओर में आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो होती हैं SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड एंड टिन ऑक्साइड, TiO2। ये 3 इम्प्योरिटीज आपकी बॉक्साइट ओर के अंदर होती हैं। तो बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करने का या कंसंट्रेट करने का कौन सा तरीका हो गया, लीचिंग प्रोसेस। अब कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, बॉक्साइट ओर को पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, इसके लिए केमिकल रिएक्शन जो आपकी बनेगी वो बनेगी बॉक्साइट ओर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट। ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉक्साइट ओर है वो पानी के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स हो गई या सॉल्यूट हो गई, इसमें सॉरी डिजोल्व हो गई, या फिर कह सकते हैं कि वो सॉल्यूबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी में, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट इज फिल्टर्ड एंड रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक एसिडिक गैस होती है जिसके कारण हमारा सोडियम एल्यूमिनेट जो कि फर्स्ट स्टेप में बना था वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले हम सोडियम एल्यूमिनेट को फिल्टर करेंगे, उसके बाद उसको रिड्यूस कर देंगे, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन बनेगी वो बनेगी सोडियम एल्यूमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है ये आपका क्या है, कंसंट्रेटेड। फाइनली ये जो हमको मिला है वो मिला है कंसंट्रेटेड। यही हमको करना था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही कंसंट्रेट करना था बॉक्साइट ओर में से। तो यहाँ पे हमको मिल गया कंसंट्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कुल मिला के आपके ये 5 तरीके थे जिससे कि हम किसी भी ओर को कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप जो था हमारा
मेटलर्जी का, वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अलग अलग मेथड्स इसमें इस्तेमाल किए कंसंट्रेट करने के लिए, टोटल 5 मेथड हैं। अगर आपको इसमें से कहीं पे भी कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके स्टार्टिंग से देख लीजिए। अदरवाइज किसी बुक का रेफरेंस लेना चाहते हैं तो बुक से पढ़ लीजिए, और अगर कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर।